हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी अलग अलग संस्थाओं के काम करने के तरीके पे। अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बस आप अपने लिए एक सरकार या अपने नेता चुन रहे हैं जो देश को चलाएगा। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स। डेमोक्रेसी में रूलर्स को या जो शासन करने वाले लोग होते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ प्रोसीजर मतलब कि तरीके बने हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में हम टीचर हैं, हम जाते हैं डेली क्लास में जाके पढ़ाते हैं बच्चों को। हर पीरियड बना हुआ है कि फर्स्ट पीरियड में आपको यहाँ पढ़ाना है, सेकंड पीरियड में यहाँ पढ़ाना है, थर्ड पीरियड में यहाँ पढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर एब्सेंट होती है, या सपोज स्कूल में प्रिंसिपल हैं वो एब्सेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं है तो उनकी कुर्सी पर कोई भी जाके बैठ जाएगा, चाहे मैं जाके बैठ जाऊँगी, है ना। तो मुझे अपने प्रोसीजर के हिसाब से चलना, जो नियम बना हुआ है स्कूल का उसके हिसाब से काम करना है। टाइमिंग बनी हुई है कि इस टाइम में आपको स्कूल में पहुंच जाना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है, अटेंडेंस लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है अपना सब्जेक्ट, इसी तरह से। तो सरकार के लिए भी ऐसे ही प्रोसीजर बना रहता है कि प्रधानमंत्री को क्या क्या काम करना है, उसको कैसे सरकार चलानी है, उसके मंत्री कौन कौन, मंत्री जो लोग हैं वो उसको कैसे मदद करेंगे, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इस तरह से सभी को एक खास तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये हो गया कुछ नियम, और फिर प्रोसीजर एक स्टेप वाइज कैसे उनको काम करना पड़ता है वो। तो एक तरह से कहिए कि सभी को एक कार्य पद्धति के हिसाब से चलना पड़ता है। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, और इसी कार्य पद्धति या इसी संस्था जो बनी हुई है इसके अंतर्गत ही उनको काम करना होता है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, और प्रजातंत्र में ऐसी ही इंस्टीट्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, या ऐसी संस्थाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। We try to understand this by looking at the manner in which major decision are taken. हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रमुख फैसले लिए जाते हैं या बड़े फैसले लिए जाते हैं, implemented in our country, और उसे कैसे लागू किया जाता है। We also look at how dispute regarding these decisions are resolved, और अगर किसी तरह का विवाद है तो उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। In this process, we come across three institutions that play a key role in major decision, और इस प्रोसेस के अनुसार के अंतर्गत हम तीन ऐसी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, जो कि ये फैसले लेते हैं। जैसे एक तो लेजिस्लेचर है, ये आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर यानी कि हमारा जो लोकसभा, राज्यसभा है, संसद है वो, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो, और जुडिशियरी यानी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो। We have already read something about these institutions in earlier classes. जैसा मैंने आपको बोला कि आप छोटी क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ चुके हो। Here we shall quickly summarize those and move on to asking larger question. तो अब आप बड़ी क्लास में आ रहे हो तो थोड़ा सा जल्दी इन सब चीज़ों की आप ऑलरेडी जानते हो उनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं की जाएगी, बल्कि और इनसे बड़े प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाएगा इस चैप्टर में। In the case of each institution we ask what does this institution do, और इस केस में पहला प्रश्न ये है कि इंस्टीट्यूशन करते क्या, ये संस्थाएं जो होती हैं करती क्या हैं। हाउ इज़ द इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशन, क्या एक दूसरे से संबंधित हैं ये, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी क्या एक दूसरे से संबंधित हैं या बिल्कुल स्वतंत्र संस्थान है। What makes its functioning more or less democratic, ऐसा क्या वो करते हैं कि जिसे हम मानते हैं कि ये प्रजातांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। The basic objective here is to understand how all these institutions together carry on work
ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये समझाने का आपको कि ये इंस्टीट्यूशन मिलजुल कर कैसे सरकार को मदद करते, कैसे सरकार चलती है इनकी मदद से। Sometimes we compare these with similar institution in other democracies। कई बार हम दूसरी डेमोक्रेसी यानी दूसरे देशों की डेमोक्रेसी से कंपेयर भी करते हैं इनको। इन दिस चैप्टर वी टेक एग्जांपल फ्रॉम वर्किंग ऑफ द नेशनल लेवल गवर्नमेंट कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे हमारे नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उनका या फिर उनको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। While reading this chapter, you can think and discuss example from the working of the government in your state। आप चाहे तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इस दौरान आप कुछ उदाहरण ऐसे भी देख सकते हो जो कि आपके राज्यों से संबंधित है। आपको पता है ना कि राज्यों में भी अपनी सरकार होती, केंद्र में भी अपनी सरकार होती है ना, तो आप अपने राज्य की सरकार के बारे में भी थोड़ा बहुत जान सकते हो या सीख सकते हो या कुछ फाइंड आउट कर सकते हो उनसे संबंधित बातें। हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अब सवाल ये है कि मेजर पॉलिसी डिसीजन जो होता है वो कैसे लिया जाता है। अ गवर्नमेंट ऑर्डर। अब क्या है गवर्नमेंट ऑर्डर, क्या होता है देखिए। ऑन August 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। अगस्त 13, 1990 को भारत की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। सरकार जब इस तरह की ऑर्डर देती है तो इसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। Like all government order, it has a number and is known by that O.M.N.O। इतना नंबर है इसका दिया हुआ 360/31/91/90 EST SCT डेटेड 13/8/1990। ये तो नंबर है, हर ऑफिस ऑर्डर का एक नंबर होता है, तो ये नंबर है उस ऑफिस ऑर्डर का जो सरकार ने दिया है। The Joint Secretary, an officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, signed the order। और ये ऑर्डर जो नीचे आपकी बुक में ये ऑर्डर भी छपा हुआ है जो कि आप बड़े आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसको, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है ये मिनिस्ट्री जो है हमारी, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं जो कि IAS ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने इस ऑर्डर को दिया था, उनके नाम से यह ऑर्डर इशू हुआ था। ऑर्डर तो मिनिस्टर ने दिया होगा लेकिन ऑर्डर जो है सेक्रेटरी के नाम से इशू हुआ था, उसके नीचे उनकी साइन थी। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, छोटा सा ऑर्डर है, वो आपको दिख ही रहा है, आपके पेज में दिया हुआ है बुक में। बेयरली 1 पेज, एक पेज का है। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और अ नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन द स्कूल। ये जैसे स्कूल में कोई नोटिस आती है तो ऐसे ही छोटा सा होता है, इस तरह से ये छोटा सा एक नोटिस है। The government issue hundreds of order every day on different matters। और इस तरह की जो ऑर्डर होती है सरकार हर दिन सैकड़ों ऑर्डर जो है दिया करती है। But this was one very important and became the source of controversy for several years। लेकिन ये ऑर्डर जो था ये कुछ थोड़ा अलग था क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी हुआ, कई सालों तक वाद विवाद ये चला था। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है। Let us see how the decision was taken and what happened later। और फिर हम देखेंगे कि जब ये डिसीजन ले लिया गया तो इसके बाद क्या हुआ। चलिए देखते हैं इसका जो मैटर है वो क्या है। देखिए इसमें कहते हैं GI डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OM, ये तो नंबर दे रखा है और डेट इशू करने का डेट दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या था इसका, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या था, ये नौकरी के लिए एक नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में सीट रिजर्वेशन के लिए था कि 27% सीट रिजर्व कर दी जाएगी। अब क्या था, इन मल्टीपल undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice as enshrined in constitution is a must
अब हमें जो सभी को, चूँकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सभी समान हैं, तो हमारे संविधान में इस चीज़ की व्यवस्था भी की हुई है कि सभी को समान नज़र से देखना है। The second backward classes commission, called the Mandal Commission, was established by then government, and with this purpose in view, which submitted the report and Government of India on 31st December 1990. और एक कमीशन बिठाई गई थी जिसको मंडल कमीशन कहा गया था। उन्होंने अपना जो व्यू है, विचार है, वो दे दिया है, और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 दिसंबर 1990 को ये रिपोर्ट आ गई थी मंडल कमीशन की, और उसी के हिसाब से सरकार ने फैसला लिया है। क्या फैसला है? गवर्नमेंट हैज़ केयरफुली कंसिडर्ड द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग बेनिफिट टू द extended to socially and educationally backward classes as opined by the government, by the commission, and are the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the service of the union and their public undertaking. Accordingly, order has issued as follow. उसके बाद कहा गया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ध्यान से कमीशन की जो सारी रिपोर्ट है उसको पढ़ी है, और उसी के हिसाब से, उसी को नज़र में रखते हुए कुछ जो सुविधाएं हैं या वेटेज जो हम कहते हैं कि बेनिफिट जो होता है, वो कुछ सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा, जैसा कमीशन ने सलाह दी है उस हिसाब से। 27% vacancies in civil post and services under the Government of India shall be reserved for ACBC, और इसलिए सरकार ने ये माना है कि 27% सीट जो है सरकार के सिविल सर्विसेज की पोस्ट जो है 27% वो रिज़र्व रहेगी ACBC के लिए। ACBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ACBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक ऑर्डर था, एक उदाहरण है आपके लिए समझने के लिए कि किस तरह से सरकार काम करती है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए अब आगे देखते हैं। The order announced a major policy decision. ये ऑर्डर जो था सरकार के एक बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन का था। It said that 27% of the vacancy in civil post and services under the Government of India are reserved for socially and educationally backward classes, SEBC, BC. और इसमें ये कहा गया कि 27% वैकेंसी जो है सिविल पोस्ट और सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्व रहेगी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसको ACBC कहा गया। ACBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. और ACBC जो है ये एक दूसरा नाम है उन लोगों का जो कि बैकवर्ड क्लास के हैं। सरकार द्वारा ये माना गया कि ये बैकवर्ड क्लास के हैं ACBC वाले। The benefit of job reservation was still then available only to scheduled caste and scheduled tribe. अब तक जो सरकार ने दे रखा था उसमें बेनिफिट जो था सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा था जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के हैं। शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अब तक क्या था, सारा बेनिफिट जो था वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलता था। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या था, एक नई तीसरी कैटेगरी बन गई रिजर्वेशन वाली जो कि SEBC थी, यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। Only person who belonged to the backward classes were eligible for the quota of 27% job। और ये जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए था जो कि इस 27% कोटा का फ़ायदा उठा सकते थे जॉब में। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स। और इन जॉब के लिए जैसे सपोज़ कम लोग हैं तो वैसे में कोई दूसरा व्यक्ति उस पोस्ट के लिए, चाहे हायर कास्ट का हो चाहे कोई दूसरी कास्ट का हो जो कि इस कैटेगरी में नहीं आता हो, उन लोगों को इसका बेनिफिट
नहीं मिल रहा। सपोज SEBC के 100 वैकेंसी और SEBC के सिर्फ 25 ही लोग हैं, 75 सीट तो खाली है ना। उनके लिए रिजर्व तो 100 सीट है, लेकिन 25 ही उनको कैंडिडेट मिले सरकार को, तो 75 सीट खाली रहेगी, वो जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। द डिसीजन मेकर हु डिसाइडेड, अब देखते हैं कि किसने यह फैसला लिया कि 27% सीट जो है वो SEBC के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, अब सवाल ये उठता है कि एक सरकारी कर्मचारी को तो इतना अधिकार नहीं होता कि वो कोई फैसला करे और इस तरह से मेमोरेंडम निकाल दे। तो सवाल ये है कि इस मेमोरेंडम का फैसला किसने लिया था। Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. अब जो डॉक्यूमेंट हमने देखा उस पर देखा सचिव सेक्रेटरी को बोलते हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। वो फैसला नहीं ले सकता है इन सब चीज़ों का, और इस तरह का मेमोरेंडम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने साइन किया उसका तो ये ऑर्डर नहीं था। The officer was merely implementing the instruction given by the Minister of Personal Public and Pension. और तब क्या था, वो जो सचिव जिन्होंने साइन किया था इस मेमोरेंडम पे, वो तो सिर्फ मिनिस्टर ने जो ऑर्डर दिया था, जो मिनिस्टर थे उस समय पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के, वो उनके बात को वो मेमोरेंडम में लिखकर ऑर्डर पास कर रहा था। ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज पार्ट, और उसका डिपार्टमेंट हर जितनी मिनिस्ट्री होती है ना, सब में एक सचिव होते हैं। सचिव बोला जाता है उनको, जो सेक्रेटरी इंग्लिश में आपको हो तो सेक्रेटरी कहा जाता है उनको, और ये सभी के सभी IAS ऑफिसर होते हैं। तो वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा थे। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, उसके वो सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे। तो मिनिस्टर ने जैसा ऑर्डर दिया उस हिसाब से उन्होंने वो मेमोरेंडम निकाल दिया था। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in the country. और इस तरह का ये जो डिसीजन होता है, और भी दूसरे लोग भी इस तरह के डिसीजन निकालते होंगे, है ना। तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। You have already read in the previous classes about some of them. पिछली क्लास में आपने कुछ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। Let us go over some of the main points that you covered then. उस समय जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में थोड़ा सा चलिए और आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद होता है, और वही सबसे देश के फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं। दूसरा क्या आपने पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल द गवर्नमेंटल पावर, और असल में प्रधानमंत्री के पास ही बहुत सारे पावर होती हैं। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग, और अपनी जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसी में ये सारे फैसले लेते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उसके 2 हाउसेज होती हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, और उसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। मतलब संसद के प्रेसिडेंट भी संसद में का एक हिस्सा होते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा, हमारा जो लोअर हाउस और अपर हाउस है, लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, और किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में उसे पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वो तो ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही सरकार बना सकता है। तो चलिए आगे हम फिर इस मेमोरेंडम की चर्चा करेंगे और आपको आगे बताएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू। भी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।